हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट पे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब उठी इंडिया में, किसने पहली बार उठाया, फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने इस डिमांड को कैसे ऑफिशियली आगे बढ़ाया, कब एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर इसमें डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें कैसे इलेक्ट किया गया था, नंबर क्या था उनका, देन मेन फंक्शंस क्या थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। देन क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे लास्ट में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, क्रिटिसिज्म लगते हैं कि जैसे ये सिर्फ हिंदूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, या ये बोला जाता है कि बहुत ही नैरो था, सभी को वोट्स का राइट नहीं था। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बटन, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो। ओके तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग। तो हम शुरू करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से यहाँ पर। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मांग है सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा उठाई गई थी, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इस आइडिया को प्रपोज किया था 1934 पे, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम करेगी। इस आइडिया को बाद में प्रपोज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को द्वारा इन 1935, और इस तरीके से धीरे धीरे ये मांग आगे बढ़ती है। तो लखनऊ पे सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, राइट, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आइडिया को वहाँ पर ऑफिशियली इन्होंने वहाँ पर इसकी डिमांड की थी। दो की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस डिमांड को लगातार रिजेक्ट किया था। इसके बाद से 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया है दैट मस्ट बी फ्रेम्ड आउटसाइड विदाउट द आउटसाइड इन बेसिकली इंटरफेरेंस। सो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया का वो इंडियंस के द्वारा फ्रेम किया जाना चाहिए और इसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेटर आप देखेंगे कि सी राजगोपालाचारी हैं, उन्होंने वो जो एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया था, इस डिमांड उठाई कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन देयर अगस्त ऑफर 1942। अगस्त ऑफर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये किस लिए दिया गया था, इसमें किस मुद्दे को टारगेट किया गया था, जिससे कि फाइनली जो ब्रिटिश रूल थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी हो गई थी इंडिया के साथ कुछ निगोशिएशन करने के लिए और अपने इंटरेस्ट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ बनाने के लिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आइडिया है अगस्त ऑफर के बारे में तो। ओके सो इलेक्शन फॉर द असेंबली फाइनली किसके आधार पर हेल्ड किया गया था, मतलब ये तो जर्नी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने एग्री किया कि हाँ भाई ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे अगस्त ऑफर 1940 में। लेकिन जो फाइनल शेप दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि इलेक्शन कैसे होगा, कितने मेंबर्स होंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो मास्टर या पीजी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस देंगे तो उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो इसमें दोनों में डिफरेंस है। 1940 अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर दिया गया था, लेकिन जो फाइनल शेप हुआ कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे, उनका नंबर क्या होगा, या असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा, सेटअप किस तरीके से किया जाएगा, ये किसके आधार पर था, इसके प्रोविजंस मिलेंगे आपको कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है।
सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड इट ऑन द, फिर फाइनली इसका सेटअप हो जाता है। देन आपको जो नेक्स्ट पॉइंट या पर्सपेक्टिव जानना है कि इसके मेंबर्स को इलेक्ट कैसे किया गया था, राइट। सो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इनको प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया गया था। इसका मतलब ये है कि कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, राइट, कि जनता ने सीधे इलेक्ट नहीं किया था जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चूज़ किया गया था, सेलेक्ट किया गया था किसके द्वारा? प्रोविंशियल असेंबली के। सो ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या था? एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, मतलब जनता तो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुनती, हम पीएम को डायरेक्ट जरूर जनता चुनती है। तो पीएम का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राइट। जो हमारे लेजिस्लेटिव पीएम को आप डायरेक्ट पीएम मत ले लीजिए, मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन है, इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, जो लोकसभा के इलेक्शन है उसका। लेकिन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। जो मेथड था वो था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ओके। और जो टोटल मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो थी 389, जिसमें से 292 रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोविंसेस को, राइट, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी। 93 रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को, और जो 4 थे दे वर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जैसे दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग एंड अजमेर में रवारा, ओके। तो ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से 4 मेंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये मेंबरशिप का डिवीज़न था। इस इलेक्शन में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स विन करती है जो है 208, और दूसरी तरफ वही मुस्लिम लीग को केवल 73 सीट्स मिलती हैं। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जब मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में इतनी कम सीट्स पाई तो मुस्लिम लीग ने रिफ्यूज़ कर दिया टू वर्क विद द कांग्रेस कि भाई हम साथ में आकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना रहे हैं, हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। सो ये बेसिकली जो मुस्लिम लीग थी वो अड़ी हुई थी किस चीज़ के लिए? अपनी जिद पर, 2 नेशन थ्योरी, जहाँ पर ये बात कर रहे थे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए, हम पाकिस्तान, हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो 2 नेशन थ्योरी पर ये अपना जिद लगाया हुआ था, और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ वर्क करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो उस टाइम पर इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बेसिकली वर्स हुई, और हिंदू मुस्लिम राइट्स देखने को मिले थे उस समय, और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अलग डिमांड रखी। सो ड्यू टू द पार्टीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, फर्दर आप देखेंगे कि फिर से एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी, और देन एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है पाकिस्तान के लिए। और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबरशिप है वो 299 रह जाती है, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। 9 दिसंबर 1946 को जो डेलीगेट्स थे, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, वो पहली बार मीटिंग करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने पे इन्हें 2 साल 11 महीने और 18 डेज़ लगते हैं। और इतने टाइम पीरियड में इन्होंने वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लॉज एंड द जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उस पर डिस्कशन किया, एंड फाइनली टोटल 11 सेशंस चले थे। ड्राफ्टिंग कमेटी को जो चेयर किया था वो BR अम्बेडकर ने किया था। सो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतना टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम और UGC नेट एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप आंसर में भी मेंशन करोगे तो वैल्यू एडिशन ही होनी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को देख लेते हैं अगर। 9 दिसंबर 1946 को जब असेंबली पहली बार मीटिंग कर रही थी तो प्रिसाइड किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, राइट। इसके बाद जो परमानेंट चेयरमैन चूज़ किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था, ओके। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पररी थे, ये ध्यान रखना है। पहली बार जब मीटिंग हो रही थी, पहली मीटिंग में तो आप सेलेक्ट करोगे ना कि आप जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कौन होगा, ओके। और तो परमानेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन था आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखना है, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की, तो फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
को बनाया ही इसीलिए गया था कि हाँ फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। सो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें, सबको इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए, माइनॉरिटी के राइट्स को भी इंक्लूड किया जाए, माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इंडियन पॉलिटिक्स में। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बाद नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑन जुलाई 2020 1947 को। इनैक्ट द लॉज, उस दौरान जो लॉज इनैक्ट किए गए। देन 1949 में असेंबली ने इंडियाज़ की मेंबरशिप को अप्रूव किया था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को। देन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 24 जनवरी 1950। इस स्लाइड के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो। क्रिटिसिज्म जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखने को आता है आपको तो उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करिएगा आप। सो बहुत सारे क्रिटिसिज्म लगते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला जाता है कि इसमें यूनिवर्सल सफरेज से इसका इलेक्शन नहीं हुआ था। उस टाइम जो वोट करने का राइट था वो सभी को नहीं था। आपको याद है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया है तब ये सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट टू वोट दिया गया है। तो जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उस समय मतलब एक तरीके से इसका ये मतलब है कि सभी इंडियंस ने इन मेंबर्स को इलेक्ट करने पे पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी, एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस था। और कुछ लोग कहते हैं कि लॉयर एंड पॉलिटिशियंस, पर्टिकुलर प्रोफेशंस था जिसके द्वारा ये डोमिनेटेड था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको किसके ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था, जो कैबिनेट मिशन था 1946, अभी हमने पढ़ा था। तो कुछ एक सेक्शन ऑफ द पीपल है वो ये मानता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि इंडियंस ने इसे नहीं बनाया था, ये किसके ऑर्डर पे बनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और इसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने कॉन्स्टिट्यूशन किसका बनाया, इंडिया का। तो आप इसे ये नहीं कह सकते हो कि एक सवरेन बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कुछ लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं इसे। कुछ एक और सेक्शन ऑफ द पीपल्स है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डोमिनेट कौन कर रहा था, हिंदूज। सो अदर कम्युनिटीज़ है जो, या अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनको प्रॉपर या ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ओके तो ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म लगते हैं। सो आर ऑल दीज क्रिटिसिज्म और ट्रू, तो आपको आंसर तो ऐसे तो नहीं देंगे कि हाँ ये क्रिटिसिज्म ट्रू है। सो नॉट एट ऑल। कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो इन क्रिटिसिज्म को सपोर्ट नहीं करता, उनके अकॉर्डिंग ये क्रिटिसिज्म ट्रू नहीं है, ये एलिगेशंस ट्रू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्टेड ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स, कास्ट एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय जो हर एक सेक्शन से आ रहे थे, हर एक रिलीजन से, कास्ट से आ रहे थे उस समय। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हिंदू डोमिनेटेड थी। ओके फिर इसके बाद जो सपोर्टर हैं कि भाई नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबको रिप्रेजेंट कर रही है, उनका ये मानना है कि नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई सभी को। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनफ टाइम लिया था टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये रीजनेबल टाइम था। ओके तो और इसके बाद जो सेकुलर प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं तो वो प्रूफ है कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल राइट्स दिया है, सभी कम्युनिटीज़ को एक तरीके से ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया है। ओके तो ये हो गए क्रिटिसिज्म और उसका एक तरीके से काउंटर आर्गुमेंट। देन कंक्लूजन कह सकते हैं आप कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सिंस उस समय अपना बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि हाँ भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है जहाँ पर सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं, सभी सेक्शन ऑफ द पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। और तो इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स और लॉज आपको देखने को मिलेंगे।
जो गारंटी करते हैं इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट टू ऑल, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हो गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इतनी डिफ़िकल्टीज़, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टाइम, ये इतनी वर्स्ट पॉलिटिकल कंडीशन थी उस समय जिस समय हिंदू मुस्लिम राइट्स चल रहे थे। तो उस सिचुएशन में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सही काम किया है और सभी एक जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इंडिया का सबसे यूनिक फीचर है इंडियन सोसाइटी की, उसको एकोमोडेट करने की कोशिश की है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूज़न लिख सकते हैं। तो आई होप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर अगर क्वेश्चन आएगा लिखने तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अगर और भी ज़्यादा आपको मेंशन करना है तो हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे डिफरेंट कमेटीज़ का और उनके चेयरमैन का। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, डिमांड कहाँ से शुरू हुई थी, किस एक्ट के आधार पर इसे फ्रेम किया गया, फाइनली मेंबर क्या थे, कितने थे, द इलेक्शन कैसे हुआ था, क्रिटिसिज्म क्या था, फंक्शन क्या था, ये सारा डिटेल में आपको समझ में आया होगा। So this is all for today guys. Thank you for the watching and thank you for all the love and support. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप शेयर करेंगे जितना ज़्यादा तो वो मुझे एक्सेस देगा अदर स्टूडेंट्स के लिए और इस चैनल को ग्रो करने पे हेल्प करेगा। तो आई होप कि इतना कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं इन द बिगिनिंग। एंड वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का आपको फीचर मिल जाएगा। अगर आपको चैनल को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम गाइज, प्लीज़ डू इट। कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, keep learning, keep exploring.